नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात करेंगे कि पीएम मोदी पर चुनावी हमले क्यों कुंद हो गए हैं। इन धारहीन हमलों के क्या मायने हैं, इन हमलों के कुंद होने के कारण क्या हैं। बीजेपी की रणनीति से ज्यादा विपक्ष की मुस्लिम वोटों के लिए जद्दोजहद ही इस कुंद हमले की जिम्मेदार है, जिसके चलते ही भारत में वह विपक्ष नहीं दिख रहा है जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता हो। इसके पीछे कई कारण हैं। आपको बता दें कि मोदी की जो साख है, विपक्ष के पास उसका कोई तोड़ नहीं है। मोदी के विकास मॉडल पर जनता की मोहर है। यह मोहर 10 साल से लगी हुई है। मुस्लिम वोटों के लिए इंडी गठबंधन में फूट पड़ी हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए मुसलमानों को समाज से काटा जा रहा है। मौलवी को सैलरी, पंडितों को ठेंगा क्षुद्र मानसिकता की परिचायक है। कश्मीर और धारा 370 पर विपक्ष का स्टैंड अभी भी गफलत में है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के साथ विदेश में मीटिंग करना विपक्ष को भारी पड़ रहा है। उत्तर भारत में जनाधार खोता देख दक्षिण भारत में हिंदुत्व पर हमला विपक्ष ने तेज कर दिया है। विपक्ष जातिवादी राजनीति को अंतिम अस्त्र बना रहा है। वहीं मोदी जात पात को खत्म करने के पक्षधर हैं। युवाओं को मोदी के नए भारत का कॉन्सेप्ट बहुत भा रहा है। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम तुष्टीकरण होता क्या है। तो इसका जवाब है कि निष्पक्ष शासन और संविधान की दुहाई देकर सत्ता पर स्थापित व्यवस्था जब मुसलमानों के धर्म और मजहब के अनुसार काम करने लगे तो इसको तुष्टीकरण कहते हैं। तुष्टीकरण का कारण क्या है? कयास लगाए जाते हैं कि डर के कारण मुस्लिम वोट एक मुश्त एक ही जगह पड़ते हैं। इस्लाम खतरे में है कहकर समाज की मुख्य धारा से इनको काट कर रखा गया है। इस अंधभक्ति के पीछे अवैज्ञानिक तरीके से शिक्षित नहीं होना भी एक बड़ा कारण है। अब समझते मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमानों का ही नुकसान कैसे हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण से मुस्लिम कुछ समय तक तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे आने वाले समय में सामाजिक रूप से अलग थलग दिखते हैं। सबसे ज्यादा खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को उठाना पड़ता है, क्योंकि इस्लामिक कानून की पाबंदियां सबसे अधिक मुस्लिम महिलाओं पर ही थोपी जाती हैं। तुष्टीकरण के चलते मुस्लिम महिलाओं को तलाक, पारिवारिक संपत्ति, आर्थिक आत्मनिर्भरता से अलग करके रखा जाता है, यानी उनको फैसलों में उनका कोई वक़्त नहीं होता है। तुष्टीकरण के चलते गरीब मुस्लिम बच्चे मदरसे की शिक्षा के चलते आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं और उनके साथ लगातार तुष्टीकरण की नीति अपनाकर उन्हें गरीब ही बनाए रखा जाता है। इससे तो साफ है कि मुस्लिमों को राजनीतिक हथियार के तौर पे राजनीतिक दल प्रयोग में ला रहे हैं। तो क्या जो बात हमें और आपको समझ में आ रही है विपक्षी नेताओं को नहीं समझ में आ रही है, या केवल साजिश के तहत ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश सिंह यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, और अमित नेहरा, राजनीतिक विश्लेषक। पहला सवाल राकेश सिंह यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपके पास मोदी की साख का कोई जवाब नहीं है? राकेश जी। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मोदी जी की साख का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मोदी जी के झूठ का जवाब नहीं है। जिस तरीके से वो लगातार सभाओं में झूठ बोल रहे हैं, अभी उनको लग रहा है कि प्रथम चरण के बाद नतीजे उनके मन माफिक नहीं आ रहे हैं, तो वो धर्म, हिंदू मुस्लिम, यहाँ तक कि महिलाओं के मंगलसूत्र घर में रखे सोना, वहां तक आ गए। शुरुआत आप करते हैं, उस पर जब कोई पूरा खुलासा करता है तब आप बैकफुट पे आ जाते हैं। राकेश जी, शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई थी ना? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, खुलासा कहाँ है? आप तो झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री होके। आपको मैनिफेस्टो पढ़ना नहीं आता है? कि आप पढ़े लिखे नहीं है? कि आप उसकी भाषा नहीं समझते? शशिकांत तिवारी जी, आप इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ने आता है। बिटवीन द लाइन्स जो मतलब निकाला जा रहा है वो मतलब नहीं था। शशिकांत तिवारी जी। जी
जी देखिए यही गफलत ये लोग 70 साल से था कि ये लोग कहते थे कुछ और, मैनिफेस्टो में करते थे कुछ और देश के लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो आज भी अब ये गफलत इनको नहीं रहना चाहिए। पूरा देश पढ़ना जान गया है आपके मैनिफेस्टो को। देश नहीं पढ़ पा रहा, प्रधानमंत्री को पढ़ने की समझ नहीं है मैनिफेस्टो। जरा आप शांत रहिए, आप सुनिए। अपने नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पे चले जाइए, 9 साल में क्या किया वो बताइए, है ना। 70 साल का गाना रिकॉर्ड मत बजाइए, ये पुराना रिकॉर्ड हो गया। सुनिए, आप कायदे से बात करिएगा। राकेश जी, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। बोलने के लिए खराब यहाँ हर व्यक्ति बोल सकता है। आपके प्रधानमंत्री को कायदा सिखाइए किस तरीके की। राकेश सिंह यादव जी, महिलाओं के राकेश सिंह यादव जी, तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद आप सीखने और सिखाने की बात करते हैं। सीखना आपको चाहिए। साहबानों के मामले में किसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई? अरे क्या बात करते हैं राकेश जी, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। उसी साहबानों के प्रकरण में जवान बंद हो जाती है। नाथूराम गोडसे की कहानी कहां से आती है? अभी महिला अधिकार की बात कर रहे थे आप, महिला अधिकार की बात कर रहे हैं। साहबानों के नाम पर चुप्पी आ जाती है आपकी। तब उसका मान अपमान नहीं हुआ था, मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं किया था आपने। क्या किया था? आपका केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद आप चुप्पी साधे रहते हैं। अरे हद करते हैं आप लोग राजनीति की। कोई सीमा होती है झूठ बोलने की, झूठ बोलने की कोई सीमा होती है। आप लोग पता नहीं किस तरीके से आंखों में आंख मिला के झूठ बोलते हैं और सोचते हैं दर्शक मूर्ख है, बाकी मीडिया बेवकूफ है। आप जो बोलेंगे वही मान लेगी और शब्दों की गरिमा नहीं बनाते हैं आप लोग। मैं नहीं बोल सकता, आप जनता को भी बेवकूफ बोल सकते हैं क्योंकि आपके नेता ऐसे नहीं। एक चीज समझ लीजिए, हमारे व्यूवर के सामने स्पष्टता के साथ हम मुद्दों को रखते हैं। अगर आप 4 बार झूठ बोलेंगे, उसी बात को दोहरा लेंगे तो उससे जनता गुमराह नहीं होनी है। गलत बोलना सिखाया। शशिकांत तिवारी जी की बात सुन लीजिए। शशिकांत तिवारी जी सुनिए, ये मैनिफेस्टो पे बात हो रही तो जरा सुने भाई, कांग्रेस के साथी जरा ध्यान सुनिए। आपकी बारी आएगी तो सारी बात को काट दीजिएगा हमारे। पहली बात इन्होंने बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, प्रसून जी ने कहा कि मैनिफेस्टो, आपने कहा कि मैनिफेस्टो मोदी जी को पढ़ने नहीं आता। तो भाई आपको यही तो गलतफहमी है कि 70 साल जनता पढ़ नहीं पाई आपके मैनिफेस्टो के। आपका मैनिफेस्टो सदैव ही रहा है मुस्लिम लीग का। जनता मूर्ख थी भारत की, जो 70 साल से कांग्रेस को चुन रही थी, ये बोल रहे हैं आप। जनता अरे आप चुप रहो नहीं यार, आपको तो तमीज ही नहीं है डिबेट में बैठने की। अरे सुन लो तो, आप अपने बारे में काउंटर करना। शशिकांत तिवारी जी, हाँ जी, 1 मिनट तक आप अनइंटरप्टेड बोलिए, उसके बाद राकेश सिंह जी बोलेंगे 1 मिनट तक अनइंटरप्टेड जी। तो एक तो ये मुस्लिम लीग का सदैव ही इनका एजेंडा रहा है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने आजादी के पहले से तुष्टीकरण शुरू कर दिया था। आजादी के 70 साल बाद तक तुष्टीकरण का काम करता रहा। इसका अंतिम उदाहरण मैं सुना देता हूँ। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सारी संसाधनों पे मुसलमानों का हक है, सारा देश का संसाधन वक्फ आप इसका बस चले तो इसी मैनिफेस्टो के जरिए ये सारा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड को दे देंगे। ये वक्फ बोर्ड देश को चलाएगा। ये कांग्रेस वाले शशिकांत तिवारी जी, शशिकांत तिवारी जी अब मेरी बात सुनिए आप। और राकेश सिंह यादव जी, आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा प्रकरण क्या था जिसके बारे में शशिकांत तिवारी जी बता रहे हैं। राकेश सिंह यादव जी अब मेरी बात सुनिए, आप सच्चाई सुनिए क्या बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, क्या बोला उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। 9 दिसंबर 2006 को बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राकेश जी बात सुनिए, पहले आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब सुनिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास के लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। उसमें प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में भाषण दिया। उसका हिंदी अनुवाद इस तरह से है। मेरा मानना है कि सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन। आप लोग चुप रहिए और मेरी बात सुनिए पहले आप लोग। आपको भी नहीं आती होगी। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के कार्यक्रम, अल्पसंख्यक महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें यह नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। मनमोहन सिंह जी ने ये बोला था। क्या गलत बोला है? ओबीसी, एससी, एसटी, गरीब, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, जैन, सिख, सबका पहला हक है। अरे हर हिंदुस्तानी का हक है, क्या बात करते हैं आप? हर हिंदुस्तानी का हक है, यहाँ का जो नागरिक है उसका सबका हक है। आप लोग बांट के जात में बांटते हैं, पात में बांटते हैं और कहते हैं हम जात पात मिटाना चाहते हैं। ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की आप लोग सोच रखते हैं। समझ में नहीं आता आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। हर आदमी का अधिकार है भारत में। भारत के संपूर्ण विकास की बात होनी चाहिए। संसाधनों पर पहला हक कहते हैं तो आप देश को बांट रहे होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। अमित नेहरा हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। अमित नेहरा जी, इस तरह की बयानबाजी के क्या मायने निकाले जाएं? अमित नेहरा जी की आवाज लाउड करिए आप लोग, पीसीआर। इस बयानबाजी के तो मायने ये है कि विकास कहीं दूर छूट गया है इलेक्शन में, और जो धर्मांधता है वो हावी हो गई है इलेक्शन में। जो विकास के मुद्दे हैं देश के वो तो है ही नहीं। अब चीजें हो रही हैं मुस्लिम ये वो। अमित नेहरा जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने शुरू किया या बीजेपी ने शुरू किया? शुरुआत किसकी है? कौन सी पार्टी किसको आगे रख रही है? ये तो शुरुआत की बात थोड़ी होती है भैया। आपने लड़ाई झगड़ा किया शुरू, तो उसमें ये थोड़ी आप लड़ाई को बढ़ाएंगे। आप अपना एजेंडा क्या कर रहे हैं वो। अमित नेहरा जी, कुछ चीजें बता दूं आपको। इस राजनीतिक दलदल में सभी लोग धंसे जा रहे हैं। बस यही देखना है हमें और जनता को यही है कि कौन कितना धंस रहा है। किसी एक के धंसने के बाद आप उस देश को भी धंसाते जा रहे हैं। जैसे इस तुष्टीकरण की सीमा दक्षिण में जाती है तो स्टालिन सीधे सीधे हिंदुत्व पे ही हमला करने लगते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी है? तो किसकी है? जनता की ही है। जनता बताएगी चुनाव में क्या नतीजे हो रहे हैं। अमित नेहरा जी, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने तो बता दिया भाई, दोनों ही दल बराबर के भागीदार हैं, ठीक है ना। एजेंडा दोनों का एक है। मतलब आप कह रहे हैं कि देश की राजनीति धर्म और जाति पात पे ही चलेगी? चलेगी नहीं, भविष्य की बात नहीं कह रहा हूँ। इस टाइम चल रही है, भविष्य का तो क्या पता क्या हो। इस टाइम चल रही है। मैं आपसे फिर जानना चाह रहा हूँ कि जब आप देश के हर नागरिक के विकास के बारे में न बात करके, समाज में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के बारे में बात न करके जाति और धर्म के आधार पे आप चुनेंगे लोगों को, तो क्या इससे देश की राजनीति समृद्ध होगी? वही तो है ना, नहीं होगी। लेकिन चर्चा तो यही चल रही है। तो राकेश सिंह यादव जी बताइए। अमित नेहरा जी राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कहा ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चला आप वही रहे हैं। नहीं, दोनों पार्टियां चला रही, मैं एक पार्टी। प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं? एक पार्टी पे नहीं कह रहा हूँ मैं, दोनों पार्टियों कह रहा हूँ। दोनों पार्टियां इसी लाइन पे चल रही है। हमारे साथ मौजूद है शशिकांत तिवारी जी। शशिकांत तिवारी जी, सत्ता में आप हैं, इस तरह की राजनीति से कैसे मुक्ति दिलाएंगे देश को? जात पात को पीछे छोड़ के प्रधानमंत्री को मुक्ति दिलाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए मन से। अरे माफी आपको मांगना चाहिए। आप लोग पता नहीं किस तरह की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। जानते हैं साख आप लोगों की क्यों नहीं बन पा रही राकेश जी? आप लोगों की साख इसलिए नहीं बन पाती है कि ये जनता समझती है कि आप लोग दो मुही बातें करते हैं। प्रसून जी, मैं नेहरा जी के बातों का जवाब वो नतीजे में दे देगी, वो कई जगह दिया है, लेकिन इसके बाद भी आपको शशिकांत तिवारी जी, ये बड़ा दुखद है। मैं नेहरा जी के बातों का जवाब दूंगा। नेहरा जी ने कहा कि दोनों तरफ चला जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेहरा जी देखिए, प्रधानमंत्री जी समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के जो भी संसाधन है वो सबके हैं और इन संसाधनों से सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं कि जंगल नक्सलवादियों का है,
कश्मीर पाकिस्तानियों का है, कश्मीर केरल जो है वो मुसलमानों का है, मणिपुर आतंकवादियों का है। ये इस तरीके से ये लोग बताते हैं। अब आपकी बात का जवाब आशीष अमित नेहरा जी से ही ले लेते हैं। अमित जी, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, ये कहा जा रहा है बिटवीन द लाइन्स है। आप मानते हैं बिटवीन द लाइन्स है, इसके निहितार्थ यही होंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि ये जिस प्रधानमंत्री ने बोली थी, जिस सरकार ने बोली थी, वो कौन सा सन था, वो कौन सा साल था? अरे आज की बात हो रही है अमित नेहरा जी। हाँ, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। वो कब था वो साल? 2006। तो उसके बाद तो वो चली गई सरकार, उनको फल मिल गया उसका। अब वो गड़े हुए मुद्दे उठाने का कोई मामला नहीं है। अमित नेहरा जी, ये बात बड़े मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं और उनका पूरा बयान मैंने केवल इसलिए पढ़ा ताकि लोगों को क्लैरिटी हो कि उस बयान में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उसी तरह की बातों को दोबारा उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसमें और कोई सफाई नहीं दी जा रही है। मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये राजनीति जात पात के हिसाब से चलेगी या समाज के पायदान पे खड़े अंतिम व्यक्ति को देखकर चलेगी? गांधी जी ने कहा था अगर राजनीति करना है तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को देखिए और आपकी दृष्टि एकदम साफ होगी कि किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि राकेश सिंह यादव जी मानने को तैयार नहीं है। ये जाति पात में बांट के समाज में अंतिम खड़े व्यक्ति की पहचान करेंगे। भाषणबाजी करनी है या अगले को सुनना है? राकेश जी सुनिए, अमित नेहरा जी कह रहे हैं कि भाषणबाजी मत करिए, हमारी बात सुनिए। अमित नेहरा जी की बात करनी है, अगले की बात सुनती है। अरे अमित नेहरा जी की बात सुन लीजिए। अमित नेहरा जी बोलिए। अपने मैनिफेस्टो में क्या है वो तो बता नहीं पाए प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह ने ये कहा था, मैं फिर आपको दोहराता हूँ, 2006 में, कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी संसाधनों पर पहला हक नहीं है, यही गड़बड़ है। यही पहला दावा होना चाहिए। देखिए है पहला हक क्लेम he used the term claim। अरे क्लेम का क्या है बताइए आप? यही समस्या है। क्लेम दावा होता है, हक नहीं होता। तो दावा है उनका पहला, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को अंग्रेजी। अरे मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ राकेश यादव जी, सुन रहिए आप, पहले बात सुनिए। अमित नेहरा कुछ सेंसिबल बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि उनका दावा होना चाहिए, लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा हूँ 2006 की बात 2024 में वायबल नहीं है। ठीक है, अमित नेहरा जी का ये कहना है कि अगर उनके जरिए कोई बात निकली है तो अब उसका महत्व खत्म हो जाता है। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने हक शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप कह रहे हैं क्लेम, दावा किया था। क्लेम हाँ क्लेम। अब इसके दो निहितार्थ निकलते हैं। आप कहेंगे कि इसका दावा है, मेरे मायने में हक है, लेकिन हम दावा भी मान लेते हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ दावा भी बड़ी चीज इंगित करता है। और राकेश यादव जी सुन लीजिए, डिग्रियां आपको नहीं मालूम है किसके पास कितनी है। आपको ये भी नहीं मालूम है आपके सामने जो आदमी बैठा हुआ उसके पास कितनी डिग्री है। आपके पास केवल अपनी डिग्री है जो कमतर दिखती है, लेकिन आप बताते हैं दूसरों की डिग्रियों के बारे में। राकेश यादव जी, ये बात समझ लीजिए, आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, जात पात में नहीं बांट सकते हैं। आप झूठ बोलेंगे और बार बार बोलेंगे तो जनता मान लेगी। आप कई बार बेनकाब हो चुके हैं, आपकी दल कई बार बेनकाब हो चुकी है, साहबानों के प्रकरण में बेनकाब हो चुकी है। इस बेनकाब होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2024 में भी इस बेनकाब होने का सिलसिला जारी है, लेकिन आप लोग कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता
जात पात धर्म में बट जाए। आप आरक्षण के नाम पे लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मीडिया पे आके आपकी बयानबाजी को हम प्रमोट करेंगे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि देश के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बोलते वक्त, घोषणा पत्र में लिखते वक्त चीजों को समझना चाहिए। शशिकांत तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं। शशिकांत तिवारी जी की आवाज लाउड करिए। जी जी प्रसून जी, देखिए नेहरा जी के बातों को मैं थोड़ा शालीनता से उसका विश्लेषण करना चाहूंगा। नेहरा जी उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। नेहरा जी, क्या ये वही कांग्रेस है जो आप कह रहे हैं कि वो 2006 में बात खत्म हो गई? तो क्या कांग्रेस ने दावा किया कि हमने विचारधारा बदल लिया? कांग्रेस की विचारधारा तो वही है। और कांग्रेस उसके बाद से कभी गोडसे की विचारधारा नहीं मानेगी। सुनिए भाई, आप तो बोलने, मैं बहुत देर तक सुन रहा हूँ। सुन लीजिए सुनिए। और ये वही कांग्रेस है जो केरल में, विचारधारा की बात हो रही है तो इस बीच में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वैचारिक स्तर पे तो कांग्रेस का नाता ही नहीं रहा है। 1984 में ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने साफ कर दिया था कि हमारा दल वैचारिक स्तर पे कोई काम नहीं करता है, हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक सत्ता के लिए काम करते हैं। अमित नेहरा जी, बात सुनिए आप। दूसरी चीज, विचारधारा की बात की जाए तो वैचारिक स्तर पे केवल एक दल अभी तक बचा हुआ है। अरे अमित नेहरा जी, आप सब जानते हैं, उसके बाद भी 80 करोड़ 82 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। आप लोगों के हिसाब से माने तो 30% वोट पाने वाले को दे दिया जाए। व्हाट्सएप की विचारधारा स्वीकार है जनता को। अगर आप इस विचारधारा की बात कर रहे हैं, कोई नैतिकता नहीं, कोई देश के लिए प्रेम नहीं, उसके बाद देश का उत्थान करेंगे आप लोग। क्या करेंगे, राजनीति के रसातल में कहां तक जाएंगे, इसका जवाब जनता ही देगी। इस चर्चा में आप लोग अपनी बातों को रखें। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।